जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग जिंदा है, तब तक तुम समझो तुम्हारा ख्वाब जिंदा है, तुम जिंदा हो। नमस्कार, जय हिंद। 27वां अध्याय है कक्षा 8 का। लगभग कक्षा 8 की पुस्तक है जो आखिरी पड़ाव पर है, कंप्लीट होने वाली है। इतिहास के स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे आज के इस वीडियो में। कक्षा 6, 7, 8 फैक्ट टू फैक्ट बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी मित्रों को शेयर कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये इतिहास के स्रोतों का तुलनात्मक जो अध्ययन है उसको हम जो चार्ट दिया हुआ है पुस्तक में उसी के अनुसार समझेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, इसी से सारा पाठ है जो समझ लेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन है वो देखते। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें उत्खनन है, मुद्राएं हैं और स्मारक है। उत्खनन यानी जो प्राचीन समय में जो भी चीज़ें हैं उनको खोदकर जो निकाला गया है, जो सभ्यताएं हैं, वहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और सभ्यताओं को 3 काल में बांटा गया है। पाषाण युग में, ताम्रकांस्य युग में और लौह युग में, जो कि पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुद्राएं। जो मुद्राएं उस समय के काल को दर्शाती है हमें। और जो प्राचीनतम मुद्राएं, प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो है जो आहत सिक्के कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। स्मारकों की हम बात करें, स्मारक के अंदर जितने भी भवन है, मंदिर है, स्तूप है, विहार है, ये सारे के सारे है जो स्मारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया अपना पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत को। इसमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य 2 भागों में इसको बांटा है। तो साहित्य के अंदर फिर धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य इसमें बांटा है। लेकिन साहित्य के अंदर प्रमुख रूप से अपने आते हैं वेद। प्रमुख रूप से साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं? वेद आते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना ऋग्वेद है। अन्य वेदों में सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया और उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग माने जाते हैं। उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंग माने जाते हैं। और उसमें कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों का विवरण, उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। यूनानी यात्री, चीनी यात्री, फायान वगैरह, वेंशन वगैरह, तिब्बती, अरबी यात्री, इन सब से साहित्य इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ये सभी इतिहास के स्रोत अपने। मध्यकाल की हम बात करें, मध्यकाल की अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है फरमान। जो फरमान से तात्पर्य यहाँ पे मुगल शासकों द्वारा जो पत्र भेजे जाते थे वो फरमान कहलाते थे। मुगल शासकों द्वारा जो पत्र भेजे जाते थे वो क्या कहलाते थे? फरमान कहलाते थे। फरमान के बाद में एक चीज़ और आती है, निशान। क्या आता है? निशान। निशान देके भेजते थे। मुगल राजकुमारों तथा मुगल जो राज परिवार के सदस्य थे उनके द्वारा जो भेजे गए पत्र होते थे वो निशान कहलाते थे। मुगल राजकुमारों और मुगल राज परिवार के सदस्यों द्वारा, ध्यान में रखना, वो तो कहलाते थे निशान। और मुगल राज परिवार अगर कोई भेजता था, माफ़ कीजिए, मुगल शासक अगर कोई पत्र भेजता था वो कहलाता था फरमान। शासक द्वारा भेजा गया पत्र फरमान और राजकुमारों और राज परिवार द्वारा भेजा गया निशान। एक और चीज़ आती है, वो आती है खरीता। खरीता जो होता है वो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा गया पत्र कहलाता है। एक शासक इधर, एक शासक इधर, ये शासक इस शासक को अगर वो कोई पत्र भेजता तो वो कहलाता है खरीता। ठीक है। आधुनिक युग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 के बाद में कई देशी राज्यों का स्वतंत्र भारत सरकार से रिलेटेड कई ये जो ग्रंथ छपे, वहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब कुछ प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। उसमें उत्खनन, खुदाई बता दिया। उत्कीर्ण यानी खुदा हुआ लेख। विहार, विहार कहते हैं अपने
बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने का स्थान होता है वो विहार कहलाता है। पुरालेख जो होता है वो प्राचीन स्मृति चिन्ह अथवा दस्तावेज और स्रोत यानी साधन या साक्ष्य। तो इस प्रकार से अपना ये जो अध्याय है 27वां इतिहास के स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।